अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइंड बीइंग वेरी वेरी ग्रेट। दिस इज डॉक्टर माही जावेद। तो आज की जो वीडियो है वो पार्ट 2 है हमारा सेप्टिक शॉक का। पार्ट 1 में मैंने आपको सारा इसकी पैथोफिजियोलॉजी और वो चीज़ें बताई थी। अगर आपको वो नहीं समझ आया तो पहले उसको देखें, फिर अब हम आगे इसको चलते हैं। देखें, अच्छा, सेप्टिक शॉक के अंदर मैंने आपको पहले ये चीज़ बता दी थी कि यहाँ पे जो मेजर हमारे पास प्रॉब्लम्स आते हैं वो ये होता है कि आपका इम्यून सिस्टम काम नहीं करता, आपके वेजोडाइलेशन हो जाते हैं और बाकी साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। अब देखो, एक्सेसिव जब साइटोकाइंस आपके रिलीज होते हैं तो वहाँ पे साइटोकाइन स्ट्रॉम आ जाता है। साइटोकाइन स्ट्रॉम यानी कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाता है। ये मार्कर्स ये नहीं है ठीक करेंगे, ये इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स हैं, इन्फ्लेमेशन करवा रहे हैं तो बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। इसके अंदर आपके ब्लड वेसल्स डायलेट करते हैं, जो कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। ये पार्ट 2 है, पहले वाला पार्ट 1 था। उसकी वजह से आपके ब्लड वेसल डायलेट हो जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको पीछे बताया, आपकी परमेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, आपके फ्लूइड लीक हो जाते हैं। देखो, जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है ना, ये ब्लड प्रेशर, अगर ये इसका प्रेशर, तो यहाँ से जो वेसल है ये रप्चर हो जाएगी। रप्चर होगी तो यहाँ सारी चीजें बाहर जाना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है वो सही तरीके से नहीं होगा। फिर एंडोथीलियल यानी कि जो आपकी लाइनिंग है इसकी वेसल्स की, वो खराब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे अगर रप्चर हो गया तो यहाँ पे क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा, मसला क्रिएट हो जाएगा। क्लॉट किधर जाए, वेसल को बंद कर देगा। ठीक है, ब्लीडिंग के अंदर मसला आ जाएगा। सेप्टिक शॉक जो है एक तो उसमें डिसफंक्शन होता है और जो है वो आपकी पूरा जो बॉडी का जो है ना वेस्कुलर सिस्टम है वो सारे का सारा खराब हो जाता है। अब कॉजेज क्या है सेप्टिक शॉक के? बैक्टीरियल होता है मोस्टली केसेस के अंदर। बैक्टीरिया जिस तरीके से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं, ई कोलाई है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, स्ट्रेप्टोकोकस की स्पीशीज है, क्लेप्सिला इम्यूनाई है, ये सारे जो हैं अगर आप इनको ट्रीट नहीं करते तो दे में कॉज सेप्सिस इन द ह्यूमन बॉडी। फिर फंगल है, वायरल इन्फेक्शन हैं, पैरासाइटिक इन्फेक्शन भी होते हैं जो सेप्सिस को कॉज करते हैं। और अगर आपने खाना ऐसा खाया कि आपके खाने के अंदर जो है साथ कोई चला गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट में ऑल्सो कॉज आपका सेप्सिस। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लाजमी सी बात है जब वो वहाँ पे सारा का सारा हुआ है, एक जगह के ऊपर आपको इन्फेक्शन हुआ है, यूरिनरी ट्रैक्ट को आप ठीक नहीं कर रहे या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो दैट मे कॉज सेप्सिस। रिस्क फैक्टर क्या है इसके अंदर? देखो, रिस्क फैक्टर के ऊपर जो लोग हैं ना, वो या तो न्यूबॉर्न बेबीज, उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है। ठीक है, दैट इज बेसिकली द रीजन दैट व्हाई दे आर सो मच वर्नरेबल टू सेप्टिक शॉक। और ओल्डर एडल्ट्स होते हैं, ओल्डर एडल्ट्स के अंदर ये होता है कि इनकी इम्यूनिटी भी लो होती है। प्रेग्नेंट वुमेन बहुत होती है, या फिर ऐसे लोग जो इम्यूनो डेफिशिएंट है। अच्छा, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिस तरीके से HIV का, कैंसर का, लिवर सिरोसिस का, किडनी डिजीज का, इनके अंदर ना कम होते हैं। इनके अंदर हम पेशेंट को ना इम्यूनो सप्रेसेंट्स देते हैं। इम्यूनो सप्रेसेंट्स जो हैं, दीज आर बेसिकली ऐसी मेडिकेशन जो आपके इम्यून सिस्टम को, ये मेडिकेशन है, ये आपके इम्यून सिस्टम को स्लो डाउन कर देती हैं, ताकि जिस तरह ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ या हमने किसी चीज़ को चेक करना है तो वो आपकी जो है ना वो रिजेक्शन ना दे साथ। या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने आप पे अटैक करता है पोस्ट सर्जरी, यानी कि सर्जिकल प्रोसीजर्स की। अगर आप हॉस्पिटल के अंदर रहे बहुत ज़्यादा, हॉस्पिटल में भी केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़ के पेशेंट्स में, क्योंकि इनके अंदर ग्लूकोज होता है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मीठा बहुत पसंद होता है, तो ग्लूकोज पे फीड करते हैं और वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, या इस तरीके से इनड्वेलिंग आपके मटेरियल्स होते हैं, जिस तरह कैथेटर्स हैं या कोई IV लाइंस हैं या कोई डायरल की ट्यूब है, ये सारा कुछ क्लीन होना चाहिए, अदरवाइज दे में कॉज। ये रिस्क फैक्टर्स हैं सेप्टिक शॉक के। साइन एंड सिम्टम्स के अंदर सेप्सिस का अगर सिंपली मैं आपसे बात करूं तो हाई फीवर्स एंड चिल्स हैं, बॉडी पेन्स बहुत स्वेयर होते हैं, और टेकीकार्डिया जो है वो हार्ट बीट जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, टेकीपीनिया यानी कि आपको सांस सही तरीके से नहीं आती है, आपके वार्म और आपकी स्किन जो है वह स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, रेड कलर की हो जाती है, और जो है ना मतलब वहाँ पे जब जब वेजो डायलेशन होती है ना, उस वक्त स्किन का जो कलर है ना ये रेड कलर का हो जाता है, ये आपने याद रखना है। और सेप्टिक शॉक के अंदर क्या होता है हमारे पास कि यहाँ पे ब्लड प्रेशर एक तो बहुत कम हो गया, यूरिन आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि बॉडी के अंदर जो है वो सारे का सारा फ्लूइड लीक होना शुरू हो जाता है, काम नहीं करते ऑर्गन्स। स्किन ठंडी पड़ जाती है,
आपको समझ नहीं आती, कंफ्यूजन होना शुरू हो जाती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा, गेन टेकीकार्डिया, टेकीपीनिया यानी कि ऑक्सीजन कम जा रहा है तो हार्ट बीट उसको तो चाहिए ऑक्सीजन, ठीक है। डिजीनेस, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, ब्लड क्लॉटिंग अजीब तरीके से हो जाती है, साइनोसिस यानी कि ब्लू स्किन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, और कोमा के अंदर पेशेंट चला जाता है। इसी कॉम्प्लिकेशंस के अंदर मेजर कॉम्प्लिकेशन है ऑर्गन डिसफंक्शन, यानी कि ऑर्गन काम नहीं करते, जिस तरह एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, यानी कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो लंग से रिलेटेड, वो काम नहीं करेगा, किडनी काम नहीं करेंगी, आपका जो है डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन, यानी कि अजीब तरह की ब्लड क्लॉटिंग जो मैंने आपको यहाँ बताया होना शुरू हो जाएगी। इसके अंदर जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज हैं वो आपके ये हैं कि आप ब्लड कल्चर करवाते हो, स्पूटम, स्पूटम बेसिकली होता है जो बलगम होता है, जिसका हम कहते हैं म्यूकस्ट होता है, उसको चेक करवाते हैं, सीबीसी करवाते हैं, लैक्टेट को चेक करते हैं, यानी कि आपकी जो टिश्यू है उसकी क्या परमेबिलिटी है, उसको कैसा काम कर रहा है, ठीक है। आर्टीरियल ब्लड गैसेस, अगर आपने आईसीयू में काम किया हो तो वहाँ पे ना ये एबीजी सारा चल रहा होता है, आर्टीरियल ब्लड गैसेस कैसे काम कर रही हैं, कोएगुलेशन स्टडीज, जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है कि ब्लड कितने टाइम में क्लॉट कर रहा है, क्या इसको मसला हुआ है। आप ये सी रिएक्टिव प्रोटीन को चेक करवाते हो, यूटीआई के लिए चेक करवाते हो, एक्सरे करते हो, सिटी स्कैन करते हो, एमआरआई करते हो, और हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग होती है, ये ब्लड की सारी मॉनिटरिंग है, और ये सारी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की और जितनी आपकी ब्लड वेसल्स हैं उनको चेक करने के लिए मॉनिटरिंग होती है। इसके ट्रीटमेंट में क्या है, या तो आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम आईवी एंटीबायोटिक्स देते हो विद इन 1 आवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेजो सप्रेसर के वेजो डायलेशन हुई है ना, वेजोडाइलेशन हुई भी है, उसको कम करने के लिए वेजो सप्रेसर देते हो, इंसुलिन को स्टेबल करते हो ताकि अगर आपके शुगर लेवल्स नॉर्मल हो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हो ताकि जो बॉडी एक्स हैं या बॉडी पेन है वो मैनेज हो सके, लार्ज अमाउंट ऑफ आईवी फ्लूइड देते हो क्योंकि फ्लूइड ऑलरेडी बॉडी से लॉस हो चुका होता है, एब्सेसिस को रिमूव करने की कोशिश करते हो, उसको ड्रेन करते हो, सपोर्टिव केयर देते हो, ऑक्सीजन थेरेपी देते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है सेप्टिक शॉक की वीडियो थी, पार्ट 2 था। कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई कमेंट में पूछना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।